हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पंडित स्टडी पर। आज मैं आप सभी को कक्षा 10वीं के सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक तथा लवण के जितने भी सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे थे उन सारे प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका संभावित पीएच मान क्या है। बच्चों ध्यान से सुनिए कि पीएच का मतलब क्या है। पीएच का फुल फॉर्म जिसे बोले तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए तो आप लोगों ने एक पीएच स्केल पढ़ा होगा टेबल में। देखिए पीएच टेबल बना रहे जैसे, उसमें 0 से लेकर के 14 तक की संख्याएं अंकित रहती है। ठीक है, 0 से लेकर के 14 तक की संख्याएं। बच्चों अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 0 से लेकर के 7 के बीच में रहता है तो उस विलयन का पीएच मान जो होगा अम्लीय होगा। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट बिल्कुल साथ ही रहे, साथ ही आ जाए तो वह विलयन उदासीन होगा, उदासीन। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा हो जाए तो वह विलयन क्षारक कहलाता है, क्षारक। तो बच्चों लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है क्या, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका संभावित पीएच मान क्या है। ठीक है, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा क्या, कि अम्ल जो है, अम्ल का रिलेशन बनाइएगा अनिल से। ठीक है, याद रखने के लिए हम बना रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अम्ल क्या करता है, अनिल से याद रख रहे हैं रिलेशन बना के कि अम्ल जो है सो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा याद रखिएगा कि क्षारक। ठीक है, तो क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, मतलब हमसे यहाँ पर देखिए लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, मतलब कौन सा है, अम्ल है क्या, क्षारक, तो क्षारक है। ठीक है, और क्षारक का पीएच मान कितना होता है, क्या बोले, 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा। तो देखिए इसमें से 7 से ज्यादा किसमें है संभावित पीएच मान, एक तो नहीं होगा क्योंकि यह अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, 4 भी नहीं होगा, 7 से कम है, 5 भी नहीं होगा, 7 से कम है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 10। ठीक है, 7 से ज्यादा हो तो उस विलयन का पीएच मान अगर 7 से अधिक हो तो वह क्षारक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में क्षारक विलयन का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि क्षारक का पीएच मान जो होता है सो 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा। देखिए तो इसमें से 7 से ज्यादा कौन सा है, देखिए 2 हो तो 7 से कम है, तो इसलिए यह अम्लीय हो जाएगा, और अगर 7 रहे तो वह उदासीन हो जाएगा, और 6 है देखिए 7 से कम है तो इसका मतलब यह अम्लीय है। और यहाँ पर अगला ऑप्शन है डी में 13, तो देखिए 7 से अधिक है, 7 से ज्यादा है तो वही तो क्षारक कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अभी मैंने बताया कि पीएच स्केल में कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय होगा। ठीक है, मतलब अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन में 7 से कम कौन है, तो देखिए दिया है ऑप्शन में 7, तो अगर 7 रहे बिल्कुल ही 7 तो वह तो उदासीन हो जाएगा, इसीलिए या तो नहीं होगा। ठीक है, अब दिया है 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी में 7 से कम, क्या 7 से कम वाला पीएच मान अम्लीय होगा, हाँ होगा जी बिल्कुल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिए कि 7 से अधिक, और अगर 7 से अधिक हो गया तो किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक ज्यादा हो जाता है तो वह कौन सा विलयन होता है, क्षारक हो जाता है। ठीक, इसलिए यह नहीं होगा, और 7 के बराबर, और जैसे ही 7 के बिल्कुल बराबर आ जाए तो क्या हो जाता है, उदासीन, इसलिए ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या है। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल ही अच्छी तरह से कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है,
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए इस प्रश्न में सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, देखिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है, जिसका उपयोग जल को रोगाणु मुक्त करने में प्रयोग करते हैं, जैसे कुआं वाला जल में, ठीक है, पेयजल को रोगाणु मुक्त करने में। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों, आज रखिएगा, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा प्रबल अम्ल है? बच्चों यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाता है कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, और इसी से रिलेटेड एक प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, किसी ना किसी से प्रश्न पूछा जाता है इन सब से, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, मैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को पहचानने के लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसे देखने के बाद कोई भी आप गलती नहीं करेंगे कोई भी प्रश्न को। देखिए निम्न में कौन सा प्रबल अम्ल है, इसको कैसे पहचानेंगे कौन सा प्रबल अम्ल है? तो बच्चों देखिएगा, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। जिधर हाइड्रोजन, जिस यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या कम हो उसे दुर्बल अम्ल कहेंगे, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कम होना चाहिए, हाइड्रोजन की कमी की हाइड्रोजन की संख्या में कम, और जिस यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो उसे दुर्बल अम्ल कहेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या में ज्यादा। और अगर इससे नहीं बने प्रश्न तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है इसी में कि अगर हाइड्रोजन के साथ कोई भी कार्बन जुड़ा रहे तो वह दुर्बल अम्ल में जाएगा, ठीक है, यानी कि कार्बन के साथ जुड़ा होना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा तो कहेंगे कि वह दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। और अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन से देखते हैं। सबसे पहले बोला कि निम्न में प्रबल अम्ल कौन है, तो प्रबल के लिए क्या बताए कि जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, जिस यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या कम हो, या तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा हो रहा है, देखिए इस यौगिक में देखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 1 है, और इस यौगिक में देखिए हाइड्रोजन की संख्या पहले यहाँ 3 है और एक यहाँ पर, कितने होंगे कुल मिला के 4, और इसमें से देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो किस यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, और दुर्बल अम्ल के लिए बोले क्या कि जिस यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, या अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो तो वह यौगिक दुर्बल अम्ल कहलाएगा, ठीक है। देखिए पहचानते हैं, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और यहाँ पर 1, ठीक है, और इधर देखिए इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो सबसे ज्यादा किस यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो देखिए सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर ए में ही ज्यादा है,
ऑप्शन नंबर ए में ही ज्यादा है। और देखा जाए तो हाइड्रोजन भी देखिए कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्रबल क्षारक है? बच्चों अब प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक को भी आसानी से समझिए। देखिए इसके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट, एक प्रबल क्षारक और दूसरा दुर्बल क्षारक, इसका पहचान कैसे करेंगे कि कौन दुर्बल क्षारक है और कौन प्रबल क्षारक है। ठीक है, तो बच्चों सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार अम्ल जल में घुलकर क्या देता है H+ आयन, तो इसमें देखें H+ हाइड्रोजन। ठीक है, और प्रबल क्षारक यानी कि क्षारक जल में घुलकर OH- देता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि जिधर OH आयन कम है, ठीक है, उसको प्रबल क्षारक कहेंगे। OH आयन कम हो, OH कम हो, और अगर जिस यौगिक में OH ज्यादा हो उसे दुर्बल क्षारक कहेंगे। OH आयन ज्यादा हो, ज्यादा हो। देखिए अब आप लोग एक भी प्रश्न को गलती नहीं करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, निम्न में कौन प्रबल क्षारक है, और प्रबल क्षारक होने के लिए क्या चाहिए, OH कम होना चाहिए, OH कम होना चाहिए। तो देखिए किसमें कम है, सबसे पहला ऑप्शन नंबर है NaOH, मतलब इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड कितने हैं, एक है, और इसमें हाइड्रोक्साइड देखिए दो है, इसमें भी हाइड्रोक्साइड कितने हैं, दो, और इसमें तो एक क्या है, अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, अब बचा है 3, तो 3 में देखिए कि OH हाइड्रोक्साइड किधर कम है, जिधर कम जिस यौगिक में कम है वह होगा प्रबल क्षारक, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, निम्न में कौन दुर्बल क्षारक है? तो मैंने बताया कि दुर्बल क्षारक के लिए जिस यौगिक में OH ज्यादा हो वह दुर्बल क्षारक कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन से, NaOH है, इसमें देखिए हाइड्रोक्साइड कितने हैं, एक, और इधर दो, और इसमें से एक, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया कि इनमें से कोई नहीं। अगर कोई नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए OH कितने हैं, दो, और ऑप्शन नंबर ए में इसमें है OH एक, और सी में एक है, तो सबसे ज्यादा किधर है OH हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, यम्ल को जल के साथ मिश्रित कर देने पर उत्पन्न होते हैं, क्या उत्पन्न होते हैं? देखिए जब भी अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो वह टूट करके H+ आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन दिया गया पहला में H+ आयन, तो यही तो होगा। ठीक है, क्योंकि अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके H+ आयन का निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, और अगर क्षारक इसी में पूछ लिया जाता है कि क्षारक को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, OH आयन। ठीक है, लेकिन फिलहाल प्रश्न नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर ए होगा कि अम्ल को जल के साथ मिश्रित करने पर H+ आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है या होगा? ठीक है, देखिए ऑप्शंस में है NaCl या HCl और NaOH। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। तो ऑप्शन में देखिए NaCl कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, मतलब उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, देखिए ऑप्शंस में है व्यंजक चूर्ण, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों CaOCl2 को व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस में इसका व्यंजक चूर्ण इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ। शल्य चिकित्सा मतलब अस्पताल, हॉस्पिटल में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों जब भी हम लोग मरीज को देखते हैं, यानी कि जिसका हड्डी उड्डी अस्थियां टूटी हुई रहती है और उसको
उसकी टूटी हुई जगह पर जो हम लोग देखते हैं चूने के जैसा, वही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, तो बच्चों व्यंजक चूर्ण के निर्माण में मैंने बताया क्या था कि जब शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। मतलब क्या बताए थे, जब शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है, CaO Cl2 का निर्माण होता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मतलब बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2। अब अगला प्रश्न है, किसी विलयन का pH मान 5 है। अगर किसी विलयन का pH मान 5 है तो पूछ लिया जाता है, तो इसकी जगह पर और कुछ दिया जाता है, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो उस विलयन का वह विलयन अम्ल होगा या क्षार होगा या लवण होगा। ठीक है, तो अगर pH मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा, और अगर 7 के बराबर है तो वह क्षारीय होगा। सॉरी बच्चों, अगर 7 के बराबर हो तो वह उदासीन होगा, और जैसे 7 के से ज्यादा हो जाए तो वह विलयन क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा pH मान 5 हो। तो pH मान 5 हो तो वह कौन सा हो जाएगा, अम्लीय। अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। बच्चों pH स्केल में हमने देखा था कि जिस विलयन का pH मान 7 के बराबर हो जाए वह उदासीन होता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। अब अगला प्रश्न है, कपड़ों के विरंजन मतलब होता है रंगाई में, ठीक है, रंगने में। कपड़ों के विरंजन के लिए प्रयुक्त होते हैं कौन सा पदार्थ। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो प्रयोग कहाँ पर करते हैं, शल्य चिकित्सा में, हड्डी उड्डी को जोड़ने में। ठीक है, और व्यंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं जल को रोगाणुमुक्त कराने में। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैंने जब व्यंजक चूर्ण का उपयोग बताया था उसमें यह भी बताया था कि व्यंजक चूर्ण का उपयोग कपड़ों के व्यंजक में किया जाता है। देखिए इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न रह सकता है। इन सब प्रश्नों के अलावा कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। बच्चों अब अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या सिट्रिक अम्ल, या टार्टरिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बच्चों आप लोग याद रखिए कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू है, संतरा, वो सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संतरा में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑप्शन है संतरा, इमली, सिरका, टमाटर। तो देखिए संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला है, टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। देखिए ऑप्शन है इमली, टमाटर, सिरका या संतरा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। बच्चों मैंने बताया अभी क्या, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सब में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से संतरा जो है खट्टे पदार्थ हैं, ठीक है, फल हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसके काटने से हमें दर्द होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।